इस वक्त सत्तासीन आप हैं, आप उप मुख्यमंत्री हैं, लेकिन उतना कंफर्टेबल पोजीशन में आप नज़र नहीं आते हैं। पावर भी मुझे लगता है सुखविंदर सिंह जो सुक्खू हैं उन्होंने ज़्यादा अपने पास रखी है, औरों के पास कम है, चाहे उप मुख्यमंत्री हों, मंत्री हों। ये टोल आर्मी कहाँ से आती है जो मुकेश अग्निहोत्री के हर बयान को इस तरीके से घेर लेती है कि वो एक चर्चा का विषय बनता है? तो मैं इस बात से भी डिनाई नहीं करता कि ये सिर्फ बीजेपी के लोग नहीं हैं। हाँ ठीक है, कांग्रेस के लोग भी इसमें शामिल होंगे। तो वो घर इन्होंने देखा भी नहीं होगा जो उन घरों के बारे में जो हम वाकिफ़ हैं। हिमाचल क्योंकि टूरिस्ट प्लेस है तो उसमें नए नियम लागू कर दें तो वो चीज़ें स्मूथली हो जा रही हैं सर? ना हम रबड़ स्टैंप हैं, ना हम किसी के रिमोट से चलते हैं। आपको मालूम है कि अगर मुकेश अग्निहोत्री अगर अपने पे आ जाए तो वो क्या कर सकता है? अगर अपने पे आप आ नहीं रहे ना काफ़ी समय से। चक्रव्यूह देखिए मुकेश राजपूत के साथ। सत्ता के प्रभाव से विपक्ष के वार तक समझेंगे राजनीति का हर दांव पेच। सवालों के रास्ते होगा मुद्दों का हर घेरा पार। चक्रव्यूह देखिए मुकेश राजपूत के साथ। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 नेटवर्क। मैं हूं आपके साथ मुकेश राजपूत, चक्रव्यूह के साथ। और चक्रव्यूह के सवालों के घेरे में आज जो शख्स हैं वो हिमाचल प्रदेश के उप मुख्यमंत्री हैं और पेशे से ये पत्रकार भी रहे हैं। तो जो आपके सवाल हैं आज मैं इनसे पूछूंगा और इनको जो चक्रव्यूह के घेरे में जो सवालात होंगे, पत्रकार होने के नाते और 6 बार आप विधायक रह चुके हैं, सही सही जवाब देंगे जनता के हर सवाल का, ऐसी हम उम्मीद करते हैं। बहुत बहुत स्वागत है मुकेश जी आपका। धन्यवाद। आज काफ़ी दिनों के बाद इस चक्रव्यूह में आप आए हैं, हालांकि अपनी बात मुलाकात होती रही है। शुरुआत हिमाचल की राजनीति से करें। इस वक्त क्या चल रहा है? अभी तो जो हमारे लोकल बॉडीज़ हैं पंचायतों के, उनके चुनाव होके हटे हैं। अब आगे चलेगा। लेकिन जो ये चुनाव हुए हैं लोकल बॉडीज़ के, पंचायतों के, स्थानीय निकायों के, इनमें तो आपको मुस्कुराहट की वजह ही नहीं दी उन्होंने। देखिए, लोकतंत्र में चुनाव होते हैं, जीत भी होती है, हार भी होती है। ये तो एक सिलसिला चला रहता है और इससे कोई उदास होने की कोई ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये जो इलेक्शंस रहते हैं ये फेस वैल्यू पे चुनाव होते हैं ग्रामीण इलाके में। इसमें पार्टियों से ज़्यादा इसमें व्यक्ति देखे जाते हैं। तो इसलिए और वैसे भी आप देखिए, जब हम ऑपोजिशन में थे, जब मैं लीडर ऑफ ऑपोजिशन था, उस समय बीजेपी की सरकार थी और उसमें वो 3 बाई इलेक्शन हुए, वो तीनों हार गए थे। लोकसभा का इलेक्शन हुआ था जिसमें प्रतिभा सिंह जी जीती थी, तो वो भी हार गए थे। तो ऐसा अंदाज़ा लगाना कि सब कुछ सही नहीं है। तो ठीक है, चुनाव हुए हैं और इसको लेके जांच कमेटियां वगैरह बनी हैं, उनकी रिपोर्ट्स आएंगी तो देखेंगे, उसका संज्ञान लिया जाएगा गवर्नमेंट लेवल पे। आपका ये जवाब सुन के मेरे जहन में 2-3 चीज़ें आ गई। एक तो जो आपने जवाब दिया वैसे ही जवाब आदरणीय हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने दिया कि ये तो स्थानीय निकाय के चुनाव थे, फेस वैल्यू पे होते हैं, इसमें परिवार के लोग वोट डालते हैं। तो दैट मीन्स कि जो उस परिवार के आदमी को पसंद कर रहा है वो आपको पसंद नहीं कर रहा है और सुखविंदर सिंह सुक्खू की सरकार को पसंद नहीं कर रहा है, नंबर 1। दूसरा, भाजपा बार बार अगर कहीं पे घिरती है तो वो कहते हैं कि ये वाला जो काम है ये तो जो पुराने प्रधानमंत्री रहे हैं उनके समय से ख़राब है, उसको ठीक नहीं कर पाए। तो आप भी अब मानते हैं कि जो 3.5 साल का जो शासन रहा इसमें कुछ कमियां तो आपकी रही हैं, क्योंकि ऐसे चुनावों में अक्सर वही पार्टी सत्ता में आती है जो सत्तासीन हो। आपके साथ ऐसा नहीं हुआ, तो पार्टी में सब कुछ तो ठीक नहीं चल रहा, सरकार में ठीक नहीं चल रहा।
नहीं देखिए, जो भी इसके रिज़ल्ट्स हैं उसका मॉनिटर किया जा रहा है, उसका संज्ञान लिया गया है और देखा जा रहा है कि क्या क्या वजह रही हैं। तो मुख्यमंत्री भी देख रहे हैं, पार्टी प्रेसिडेंट भी देख रहे हैं कि इसमें क्यों ये रुझान क्यों आए हैं। तो लेकिन मैं आपको ये ज़रूर बताना चाहता हूँ, जो असेंबली के इलेक्शन होते हैं वो बिल्कुल अलग वेवलेंथ पे, अलग पिच पे होते हैं और इन चुनावों का कोई प्रभाव उन इलेक्शंस पे हो जाए ऐसा नहीं है। लेकिन मुझे तो ऐसा लगता है कि क्योंकि हिमाचल में ही पैदा हुआ हूँ मैं, वहीं पे पला बड़ा हूँ और हिमाचल के लोग ये मान लेते हैं कि 5 साल की सत्ता है और 5 साल में बदला जाना है, तो वो वाला मोड अभी 3.5 साल के आसपास ही आ गया है। नहीं ठीक है, हिमाचल प्रदेश में कन्वेंशन रही है और परंपरा रही है कि एक दफ़ा कांग्रेस आती है, एक दफ़ा बीजेपी आती है, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि वो ही रिवाज चलती रहे। पिछली दफ़ा जयराम जी कहते थे एक दफ़ा जयराम बार बार जयराम, नहीं वो नई बात वो हुई। तो कहना पड़ता है, ये तो कह नहीं सकते। हाँ, तो हम बहुत ज़्यादा तो हम टॉल क्लेम्स तो नहीं हम करते, लेकिन ये साल परफॉर्म करने का साल है। 1 सवा साल जो है परफॉर्म करने का साल है, अपने वर्कर्स को बूस्ट करने का है और फैसले लेने का साल है, पॉलिसीज़ बनाने का साल है और जो प्रॉमिसेस हैं उसको एट लेंथ पूरा करने का साल है। इस 1 साल 1.25 साल में जो काम होगा वो उस पर डिपेंड करेगा कि आगे हमारा क्या फेट है। आप इस वक्त मुख्यमंत्री हैं और जब आपने पहला चुनाव लड़ा था उस वक्त से मैं आपको जानता हूँ, बल्कि उससे पहले से ही जब आप पत्रकार थे और जब आप लिखते थे तो वीरभद्र सिंह शायद उस वक्त उनको काफ़ी ज़्यादा तकलीफ़ होती होगी कि ये क्या लिख दिया, लेकिन आप सच्चाई लिखते थे। तो आज एक सच्चाई से पर्दा उठाइए। इस वक्त सत्तासीन आप हैं, आप उप मुख्यमंत्री हैं, लेकिन उतना कंफर्टेबल पोजीशन में आप नज़र नहीं आते हैं, दफ्तर आप बहुत कम जाते हैं। एक जो ट्रोल आर्मी है वो आपका पीछा ज़्यादा करती है बनिस्बत की सुखविंदर सिंह सुक्खू का। तो पावर भी मुझे लगता है सुखविंदर सिंह जो सुक्खू हैं उन्होंने ज़्यादा अपने पास रखी है, औरों के पास कम है, चाहे उप मुख्यमंत्री हों, मंत्री हों, ऐसी बातें हमें सुनने को मिलती है। तो आज ये मंच है, ये ट्रोल आर्मी कहाँ से आती है जो मुकेश अग्निहोत्री के हर बयान को इस तरीके से घेर लेती है कि वो एक चर्चा का विषय बनता है? जहाँ तक मेरा सवाल है, मैं तो जर्नलिज्म की फील्ड से गया था जी, और अब तक हमने जितने चुनाव लड़े हैं सब जीते हैं और जो हमें पार्टी ने दिया इतने 25 साल की राजनीति में, कभी हम मंत्री रहे, कभी लीडर ऑफ ऑपोजिशन रहे, कभी हम जो है डिप्टी चीफ मिनिस्टर रहे, डिफरेंट पोजीशंस पे रहे, तो आई एम ए सेटिस्फाइड पर्सन। ऐसा कुछ नहीं है कि आप कहो कि हम कोई सत्ता के पीछे भागे जा रहे हैं, लेकिन ये है कि सही बात को एक राइट प्रोस्पेक्ट में रखना वो हमारा हमेशा जिम्मा है। बाकी जो आप कह रहे हैं कि डिप्टी चीफ मिनिस्टर की बात, डिप्टी चीफ मिनिस्टर फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पसेस इज़ अ मिनिस्टर। कोई ऐसा नहीं है कि डिप्टी चीफ मिनिस्टर को कोई ऐसे अख्तियारात हासिल हैं जिससे कि सारा वो मैं समझता हूँ, लेकिन मुझे सारा सिनेरियो बदल जाए। वो भी एक अपने विभागों का मंत्री है, एक सीनियर व्यक्ति होते हुए एक सम्मान देने के लिए पार्टी ने वो DCM का टैग दे रखा है और हमारा रोज़मर्रा का सरकार को में दखल का भी कोई ऐसा सोच नहीं रहती कि, क्योंकि सरकार मुख्यमंत्री से संचालित होती है, मुख्यमंत्री के नाम से, उनके काम से ही सरकार संचालित होती है और जहाँ तक आप कहते हैं कि ट्रोल आर्मी है, प्रदेश जानता है कि अगर ये ट्रोलिंग हो रही है तो इसके बेनिफिशियरी कौन होंगे,
तो कौन होंगे मुझे नहीं पता ना, आप बताइए ना, और हमारे दर्शकों नहीं, को बस जब ये प्रदेश के लोग जानते हैं। हाँ। मुकेश अग्निहोत्री तो कोई ऐसा उसका एजेंडा तो हमेशा से एक पॉजिटिव एजेंडा रहा है। आपने देखा होगा, हमने हमेशा विकास की राजनीति की है, कल्याण की राजनीति की है, गरीब की सेवा की राजनीति की है। मेरे अपने फेसबुक पेज पे भी लगभग 3 लाख लोग जुड़े हुए हैं। आपने कभी नहीं देखा होगा कि हमने उस पे कई विकास की बात को अलावा कोई और बात की हो। तो हमारा एजेंडा बिल्कुल पॉजिटिव एजेंडा है, उसी पे हम आज दिन तक जीतते आए हैं और उसी पे हम काम करते आए हैं। रोज़ाना कोई ना कोई उपलब्धि जो होती है उसमें हमारा ये काम नहीं है कि हम उसको जो है किसी को बदनाम करने के लिए उस मंच का इस्तेमाल करें या जो है अनाप शनाप बोला जाए। लेकिन अब मेरे भी संज्ञान में है, मुझे मालूम है कि ये ट्रोल आर्मी कौन है, कौन लोग हैं, ये किस। अच्छा चलिए, एक और इसको मैं सिंपल कर देता हूँ कि ये जो ट्रोल आर्मी होती है, ये अक्सर जो होती है ओपोजिशन पार्टी की होती है। कांग्रेस को ट्रोल करना हो तो भारतीय जनता पार्टी वाले करेंगे, आम आदमी को ट्रोल करना है तो कांग्रेस उसको करेगी, भाजपा वाले करेंगे। लेकिन आम आदमी पार्टी के लोग ही आम आदमी को ट्रोल कर रहे हो, फिर तो कहानी बनती है ना। नहीं, मैं तो कह रहा हूँ ना कि अब इसमें प्रदेश के लोग जानते हैं कि इसके बेनिफिशरीज कौन लोग हैं, कौन। मैं इस बात से भी डिनाई नहीं करता कि ये सिर्फ बीजेपी के लोग नहीं हैं। हाँ ठीक है, कांग्रेस के लोग भी इसमें शामिल होंगे, जिनको सूट करता है कि मुकेश अग्निहोत्री के मीम्स बनाने हैं, मुकेश अग्निहोत्री पे के डेवलपमेंट में के ऊपर हमला करना है, पॉलिटिकल हमला करना है या उसकी फैमिली पे हमला करना है, वो लगातार चल रहा है। मेरे को मैं तो मुड़ के भी नहीं देखता उन लोगों की तरफ कि वो क्या कह रहे हैं। लेकिन एक ये निश्चित है कि एक कांस्टेंट कैंपेन है। अब मैं आपको बताऊं, अगर बीजेपी, अच्छा आप ये मानते हैं कि वो जो कांस्टेंट कैंपेन है उसमें भाजपा के लोग कम हैं, आपकी कांग्रेस के ज़्यादा हैं, इतना बस ईमानदारी से नहीं, बोथ साइड हैं, बहुत दो ये नहीं है। इसमें जो कैंपेनर्स हैं, जो इन्फ्लुएंसर्स हैं, आखिर कहीं से तो पेड हैं, कोई तो उनका भुगतान कर रहा है। कहते हैं पत्रकारों के साथ तो ज़्यादा संबंध मुकेश अग्निहोत्री के अच्छे हैं। मैं आपको बता रहा हूँ ना, मेरा तो ऐसा नहीं है कि मैं नहीं जानता कि किसी के खिलाफ कैंपेन चलानी है तो कैसे चलाई जाएगी। वो कैंपेन कोई बर्दाश्त भी नहीं करेगा। हम उस फील्ड से जो है, जो ये वो घर इन्होंने देखा भी नहीं होगा, जो उन घरों के बारे में जो हम वाकिफ़ हैं। लेकिन वो ठीक है, पॉलिटिक्स में जिसको जो सूट करता है वो उस हिसाब से लगे हुए हैं। अब ठीक है कि अगर पूरी मशीनरी गेयर अप करके लगाई हुई है या पैसा दे के लोग लगाए हुए हैं और उनका काम यही है कि बड़े बड़े विकास कार्य को भी उस ढंग से प्रोजेक्ट करना, पर उनको अब उनको घाटा नहीं हो रहा इसी से, क्योंकि वो जो मशीनरी लगाई गई है और जो आप अच्छे काम कर रहे हैं वो तो उन्हीं की मशीनरी को सुदृढ़ करने के लिए। नहीं ऐसा ना, वो सिर्फ मैं आपको बताया ना, अब अगर मान लो कि भाजपा के ऑफिशियल पेज पे हमारे खिलाफ कुछ लिखा जाता है, मतलब कि उसका संज्ञान जयराम ठाकुर को लेना है, उसका संज्ञान बिंदल जी को लेना है, जो उस पार्टी को इस वक्त करता धरता जो हेड कर रहे हैं। अगर वो अपने ऑफिशियल पेजों पे हमारे बारे में ऐसे आइटम्स डालते हैं तो ऐसा नहीं है कि हम नहीं जानते। अगर हम डालना शुरू करेंगे फिर वो कहेंगे कि ये बिलो द बेल्ट हिट किया जा रहा है। तो उनको खुद चाहिए कि भैया अगर आपने राजनीति करनी है, मुद्दों की राजनीति करो ना। हाँ, आप ऑफिशियल पेजेस पे जो आपके घोषित पेजेस हैं या आपने जो ऐसे पेजेस बना रखे हैं जो आपकी पार्टी के साथ आइडेंटिफाई होते हैं और उनमें चला रहे हैं, या फिर जो है इवन कुछ लोग हैं जिनको कि ये हर हालत में चाहिए कि मुकेश अग्निहोत्री का कद जो है उसको टाइट करके रखना है, नीचे करना है। अब मेरा क्या बिगाड़ लेंगे। अब मैं 25 साल से एमएलए चल रहा हूँ, मैं जिन ओहदों पे रह लिया हूँ हैं। अब मैं आपको बताऊं, बड़े बड़े लोग जो है लीडर ऑफ अपोजिशन नहीं बन पाते। कितने बड़े बड़े स्टॉलवर्ड लोग रहे हैं लेकिन वो विधायक दल के नेता नहीं बने। हम रहे फुल 5 साल रहे, अब डिप्टी सीएम हैं। लीडर ऑफ अपोजिशन आप रहे, विधायक दल के नेता आप रहे। और जब याद है मुझे वो रात जब हिमाचल प्रदेश में अक्सर ऐसा होता नहीं है, चौड़ा मैदान के एक निजी होटल में आपके वरिष्ठ नेता आए हुए थे दिल्ली से,
जिनको फैसला लेना था कि हिमाचल प्रदेश का मुख्यमंत्री कौन होगा, तो उसमें 3 नाम चल रहे थे। एक नाम था रानी प्रतिभा सिंह का, एक नाम था मुकेश अग्निहोत्री का और तीसरा नाम था सुखविंदर सिंह सुक्खू का। वहाँ पे मीटिंग्स का दौर चला, हाव हल्ला हुआ बाहर, और आप आज ये कह रहे हैं कि मैं खाली एक मंत्री हूँ, जैसे दूसरे मंत्री हैं जो डीसीएम है, ये तो एक बस ऐसे मात्र है। लेकिन उस वक्त ये फैसला हुआ था कि आपका प्रोटोकॉल और मुख्यमंत्री का प्रोटोकॉल सेम होगा। हुआ था ये फैसला या नहीं हुआ था? नहीं, चलो ऐसा है ना, अब बीती ताही बिसार दे। अब 3.5 साल के बाद इन बातों पे जाना कि मुझे क्या मिला, क्या नहीं मिला, क्या मिलना चाहिए था, तो मैं नहीं चाहता कि अब इन बातों में जाया जाए। आई एम ए पार्टी मैन। मैंने पार्टी का जो हुक्म है वो हमने हमेशा से उसको वो पूरा किया है। और 25 साल से आजकल तो आया राम गया राम का पॉलिटिक्स बहुत चला हुआ है। आजकल तो पार्टियां लोग ऐसे बदलते हैं, कपड़े भी नहीं बदले जाते जितनी जल्दी। लेकिन हम हमेशा से पार्टी के साथ रहे हैं। आपको तो उस वक्त से याद होगा जब वीरभद्र सिंह जी के समय में एक पार्टी बनाने का मसला आया था, तो हमने कहा हम तो उसके हिस्सा नहीं बन सकते, हम तो कांग्रेस पार्टी में रहेंगे। आपके फादर साहब भी कांग्रेस से? हाँ, तो हमने कहा हम तो कांग्रेस पार्टी में रहेंगे। और अंततः जो है कांग्रेस की सरकार बनी, वीरभद्र सिंह जी चीफ मिनिस्टर बने, तब हमने उस समय भी फुट डाउन किया था। उसके बाद सुक्खू जी को हाईकमान ने बनाया, तो हमने जो है उस फैसले को स्वीकार किया और हम गवर्नमेंट का पार्ट बने। और डीसीएम का हमें प्रस्ताव आया, हमने वो ओहदा सहर्ष स्वीकार किया। उसके बाद जब पार्टी के खिलाफ जो है लोटस ऑपरेशन हुआ और सरकार तोड़ी जा रही थी, तो मेरे घर में तो ट्रेजेडी हो रखी थी, मेरी वाइफ की डेथ हुई थी। उसके बावजूद भी जो है मैंने कांग्रेस पार्टी का साथ दिया, कांग्रेस को वोट डाला, कांग्रेस को वोट डलवाए जो भी हो सकता था, और सरकार। और उसके बाद अब तक जो है हमने दूसरे राज्यों की तरह एक तमाशा नहीं बनाया है। हमने पूरी ग्रेसफुली और एक गरिमा, एक मर्यादा के साथ सरकार का हम हिस्सा बने। बाकी जो आप कहते हैं कि आप ऑफिस नहीं गए, और जब मेरी वाइफ की डेथ हुई तो कुछ अरसा ज़ाहिर तौर पे मैं ऑफिस नहीं जा सकता था। तो कुछ लोगों ने लिखा, कुछ लोगों को तो कुछ लेना ही नहीं ना। मैंने कहा वो तो ट्रोल आर्मी है, वो तो पेड लोग हैं, किसी के तो पेड हैं। तो वो लगातार लिखते रहे कि दफ्तर नहीं आ रहे हैं। अब दफ्तर किसी के घर में जो है मातम मचा हुआ है, तो वो सोच रहे हैं कि वो दफ्तर आए। दूसरा, मेरा घर तो दफ्तर से कितनी दूर है, मैं तो मेरा सारा दिन घर भी दफ्तर ही लगा रहता है। जितने लोग मेरे ऑफिस में आते होंगे उससे 4 गुना मेरे घर में आते हैं। उससे कितने लोग मेरे ऑफिसर्स जो है मेरे घर आते हैं। मैंने कभी कोई कैबिनेट की मीटिंग मिस की हो तब बात करो, मेरी कोई फाइल कभी कोई पेंडिंग रही हो तब बात करो, किसी या कोई सरकार का फैसला पेंडिंग रहा हो तब बात करो, केंद्र सरकार में कोई मीटिंगें हुई हो तब आप बात करो कि जी वो अटेंड नहीं की। सरकार पे और जो सरकार का कार्यक्रम चल रहा है और जो इस वक्त हिमाचल की हालत है उस पर भी मैं आऊँगा। लेकिन आप 2 तरीके से टूटे इस बार। एक तो हमारी आदरणीय भाभी जी नहीं रही, जो आपके लिए बैकबोन का काम करती थी। बहुत बड़ा नुकसान हुआ, हमारी संवेदना आपके साथ है। दूसरा, सरकार में आपको भले ही उप मुख्यमंत्री बनाया गया, लेकिन जो आपको की यूटिलाइजेशन हो सकती थी वो यूटिलाइजेशन हमें दिखाई नहीं दी। तो वो चीज़ दिखाई देती है कि जो मुकेश अग्निहोत्री जिसको हम जानते थे, वो अग्निहोत्री अब या तो बहुत ज़्यादा सेटिस्फाई हो गए हैं या टूट चुके हैं। नहीं, देखिए ऐसा है ना कि मुझे अपने विभाग देखने हैं, और उन विभागों में क्या हो रहा है। पानी का डिपार्टमेंट है, जैसे पानी के डिपार्टमेंट में अभी हमने 2 रोज़ पहले ही ये किया है कि पानी का डिपार्टमेंट और सीवरेज का जो है एक इंजीनियर इन चीफ होगा, दूसरे में जो है खेत को पानी जो है इरिगेशन एंड चैनलाइजेशन एंड जो प्रोजेक्ट्स का अलग इंजीनियर इन चीफ होगा। तो वहाँ पे जो फैसले लेने हैं और उसको कैसे कैसे आगे बढ़ाना है। कांगड़ा में फीना सिंह प्रोजेक्ट था। जो आप फैसले लेते हैं वो ऊपर से उन पे रोक लग जाती है या स्मूथली निकल जाती है? नहीं, मेरे पे किसने रोक लगानी है।
मतलब उसमें तो नहीं रहता मैं कि कोई हाँ। मैं कोई ऐसा पॉलिटिशियन नहीं जैसे हूँ मान ना। लीजिए अभी ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट भी आपके पास है, नहीं, मैं कोई और ऐसा आपको लगता है पॉलिटिशियन। कि 100 बसें लगानी है, मुझे ईवी लगाना है, या इस रूट पे मुझे बसें बढ़ानी है, इस पे ये होना चाहिए बसों को लेकर, या ट्रांसपोर्ट में हिमाचल क्योंकि टूरिस्ट प्लेस है तो उसमें नए नियम लागू कर दें कि प्राइवेट ट्रांसपोर्टर्स आ रहे हैं, तो वो चीज़ें स्मूथली हो जा रही हैं सर? नहीं तो मैं विभागीय मंत्री हूँ, मैं कोई किसी के बजट एलोकेशन को मैं लेकर किसी के रिमोट पे नहीं चलता। अगर आप कहें कि जी मैं उससे बेहतर तो फिर मंत्री का पद पे रहना का कोई फ़ायदा नहीं है। मेरे जो डिपार्टमेंट है मैं उसका संचालन खुद करता हूँ, खुद मैं फ़ैसले लेता हूँ। मैं आपको बता रहा था फीना सिंह का जो प्रोजेक्ट है कांगड़ा में 12 साल से अटका पड़ा था, 350 करोड़ रुपए की ज़रूरत थी, हमने उसकी फंडिंग का बंदोबस्त किया है। तो जो है वो प्रोजेक्ट हमने लाइन पे लेके आए हैं। दिल्ली से हमारा जो है जल जीवन मिशन का पैसा अटका हुआ था, हमने लंबा संघर्ष किया, लड़ाई लड़ी, हम पैसा लेके आए हैं। और कुछ स्कीमें ऐसी थी जो 100 200 करोड़ रुपए की जो सैंक्शन होनी चाहिए थी, हमने जो है चाहे मंत्री कोई भी रहा हो, हमने उनके साथ डायलॉग किया है, बात की है, और उस हिसाब से हमने सैंक्शंस कराई हैं। तो इसलिए ठीक है, स्टेट की अगर फाइनेंसेस की कोई बहुत अच्छी स्थिति नहीं है तो ये तो मंत्री को देखना है कि कहाँ से वो बंदोबस्त करे, तो हम उसको लगे हुए हैं। बाकी ट्रांसपोर्ट में भी पहले 250 बसें आई थी, अब 350 इलेक्ट्रिक बसें आ रही हैं। अभी एक हफ्ते के अंदर हम उसका फ्लैग ऑफ करने वाले हैं। तो हम काम कर रहे हैं। तो ये जो बसें आएंगी नहीं, ये मैं लोकल आपकी रूट्स इस पे? बात से ना हम रबड़ स्टैंप हैं, ना हम किसी के रिमोट से चलते हैं। हम अपने आप फैसला करते हैं और उस हिसाब से जो है संचालित करते हैं। हमारी अपनी एनर्जी है, ऊर्जा हम वेस्ट नहीं करते। आपको मालूम है कि अगर मुकेश अग्निहोत्री अगर अपने पे आ जाए तो वो क्या कर सकता है, वो आपको पता है। अगर मैं भाजपा के अपने पे आप आ नहीं रहे ना काफी समय से, जो आपके चाहने वाले हैं, जो आपके वोटर्स हैं, वो उस चीज का इंतजार कर रहे हैं। नहीं, वोटर्स का हमारी कॉन्स्टिट्यूंसी आप देखें, अभी भी हमने तीन जिला परिषद की सीटें जीती हैं। रेयर है, ठीक है, बड़े लेकिन मुकेश अग्निहोत्री का जो कद है वो कंस्टिट्यूएंसी तक सीमित नहीं है ना। कॉन्स्टिट्यूंसी की बात नहीं है। कॉन्स्टिट्यूंसी, अब धूमल जी कॉन्स्टिट्यूंसी हार गए तो क्या हुआ? रुतबा आपका जितना मर्जी बड़ा हो, लेकिन अगर आप कॉन्स्टिट्यूंसी अगर डिफीट हो जाते हैं तो आप जितने मर्जी बड़े नेता हों। तो इसलिए कई लोग मैं सुनता हूँ, कई लोग कहते हैं कि जी मुकेश अग्निहोत्री जो है अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी की बात करते हैं। क्यों नहीं करेंगे? जहाँ से हमने शुरुआत की है वहाँ आज 1000 करोड़ रुपए के पानी का काम हो रहा है। नहीं, वो तो आप पे आरोप ये लगता है कि आप वहाँ पे बहुत ज़्यादा काम नहीं, वो तो करना पड़ेगा। वो तो ऐसा है कि करना पड़ेगा। किस और कौन नहीं करता अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी के लिए? कुछ लोग जो है दुपट्टा ओढ़ के करते हैं कि किसी को पता ना लगे। हम जो है खुलेआम करते हैं जो करना है, और अपने लोगों ने जिन्होंने वोट डाली है उनके लिए काम करना, क्या उसमें काहे का पर्दा है? अच्छा, तो अभी आप आ रहे हैं बेंगलोर से। बेंगलोर में ये जो हुआ, क्या आपको उम्मीद थी कि ऐसा हो जाएगा? नहीं, देखिए, ऐसा है, ये पार्टी का फैसला है। पार्टी ने जो फैसला लिया उसके साथ जो वहाँ की लीडरशिप थी उनसे बात करके तो चेंज ऑफ गार्ड हुआ, और अभी तक 2 साल हैं वहाँ पे नए चीफ मिनिस्टर को परफॉर्म करने के लिए, और हमारी शुभकामनाएं उनके साथ हैं। हाँ, हिमाचल में तो 1.5 ही बचा है, तो वहाँ भी कुछ ऐसा हो सकता है? नहीं, देखिए, अब मैं ये इन बातों का जवाब देने के लिए मैं तो कोई कॉम्पिटेंट अथॉरिटी नहीं हूँ। ये फैसले तो हाईएस्ट लेवल पे हाई कमांड में लिए जाते हैं। हमें ये मालूम है कि हम सरकार के साथ फुल्ली कोऑपरेट करके चल रहे हैं। हमें पार्टी सबसे प्यारी। सरकार बोले तो मतलब वो मंत्रिमंडल और विधायकों वाली सरकार, या सरकार बोले तो सुखविंदर सिंह सुक्खू? नहीं, देखिए, मैंने आपको कहा, ठीक है, मंत्री भी होते हैं सरकार में, एमएलएस भी होते हैं, लेकिन सरकार मुख्यमंत्री से ही आइडेंटिफाई होती है। मुख्यमंत्री, हिमाचल छोटा स्टेट है, ये वैसे भी
मुख्यमंत्री ओरिएंटेड स्टेट रहती है, और क्योंकि फाइनेंस का डिपार्टमेंट जो है चीफ मिनिस्टर के पास होता है, होम डिपार्टमेंट चीफ मिनिस्टर के पास होता है, तो यहाँ पे शक्तियाँ हमेशा से, आज से नहीं है कि इस बार से कोई वही नहीं होती है, मैं पूछ रहा था पहले हमेशा आपसे। से ही चीफ मिनिस्टर के पास नियत होती है। तो जो जो करना है, जो जो वो प्लान करेंगे, उसके मुताबिक हम उसको इम्प्लीमेंटेशन करेंगे। यही मैं पूछ रहा था, क्योंकि मंत्री एक प्रपोजल दे सकता है कि ये कर सकते हैं, ये हो सकता है, फिर लास्ट में मसला तो फिर फाइनेंस का ही होता है। और फाइनेंशियली देखें तो हिमाचल प्रदेश ये जो पिछले 3.5 साल बीते हैं, इसमें काफ़ी कमज़ोर दिखाई दिया है, और प्राकृतिक आपदाएं भी इसका एक कारण रही हैं। तो अब क्या स्थिति है कि ये जो आपका बाकी टर्नओवर बचा है, कुछ सुधरेगी? नहीं, देखिए, जब हिमाचल बना था उसी समय से पता है कि हिमाचल कोई फाइनेंशियल वाइबल स्टेट नहीं है, और इसको लोगों की पॉलिटिकल एस्पिरेशंस पूरी करने के लिए हिमाचल का गठन हुआ था, और केंद्र हमेशा से हिमाचल को मदद करता रहा है, और जी इसमें मानने में मुझे कोई गुरेज नहीं है कि हिमाचल प्रदेश के आय के अपने साधन नहीं है अब। और आप देखेंगे आय के साधन भी क्या है, 2-3 बेस तो हैं। एक शराब का बेस है, और दूसरा ऊर्जा बिजली से कुछ बेस है, और कुछ टैक्सेशन का बेस है, कुछ टूरिज्म का भी कह सकते हैं। टूरिज्म का भी कोई ऐसा बहुत बड़ा बेस नहीं है, लेकिन टैक्सेशन का आप रख लो, तो कुल मिला के हिमाचल की आय कोई इतनी ज़्यादा नहीं है कि उससे स्टेट को रन किया जाए। इसको तो स्टेट सेंटर को मदद करनी पड़ेगी, लेकिन सेंटर की जो अब पॉलिसीज़ आ रही हैं, वो कुछ पॉलिसीज़ ऐसी हो गई हैं कि सेंटर अब खुद मजबूत होता जा रहा है और राज्यों को कमज़ोर करता जा रहा है। नहीं, जो बीजेपी शासित राज्य नहीं है उनको, नहीं, सभी के लिए, क्योंकि किट्टी उनके हाथ में है, देने का काम अब उनके हाथ में चला गया। पहले अब जैसे हमारे पास रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट थी, तो 5 साल में 50,000 करोड़ रुपया रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट का आना था, तो हर साल 10,000 करोड़ रुपया आ जाना था, तो एक किट्टी हो जाती थी 10,000 रुपये की, 10,000 करोड़ की। अब वो पैसा नहीं रहा और सेंटर ने बंद कर दिया। उसके बाद जीएसटी का कंपनसेशन है, वो 2022 में बंद कर दिया था, अब वो पैसा भी आता था। तो ये जब जीएसटी का जो पैसा है वो आपको वापस नहीं आता है? नहीं, पहले आता था ना जीएसटी का कंपनसेशन जो था, एक जो रेवेन्यू सरप्लस स्टेट्स नहीं हैं उनके लिए ये फार्मूलाज, रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट, जीएसटी का कंपनसेशन, ये सब चीज़ें जो है एक आय का स्रोत हो जाती थी कि 15-18 करोड़, 1,000 करोड़ रुपया पैसा आ जाता था। अब जब ये बंद हो गया तो अब स्टेट को रास्ते तलाशने हैं, या तो केंद्र मदद करे। और अब आप वैसे भी आपको मालूम है कि राज्यों में पॉपुलिस्टिक डिसीजन हर तरफ ही चल रहे हैं, क्या तबकों को जो है मदद करनी है, ये करना है। तो अब जैसे हमने ओपीएस शुरू किया है, ओल्ड पेंशन स्कीम, एक बहुत बड़ा फैसला है कर्मचारी को देने के लिए, लेकिन अब ओपीएस देने से आपकी सरकार तो आई इसी चक्कर में कि आपने कहा कि हम ओल्ड पेंशन स्कीम लागू करेंगे, ठीक है। और इस मामले में मैं, जयराम जी शायद इस प्रोग्राम को देख रहे हों, तो उन्होंने कहा हम नहीं कर सकते, हमारे पास पैसे नहीं है। और आपकी सरकार बन गई, आपके पास सैलरी देने के लिए पैसे नहीं है। सरकारी जो एम्प्लॉयज़ हैं उनकी सैलरी लेट होती है, ऐसा नहीं है कि आप नहीं दे रहे, लेकिन तारीख पे नहीं पहुंचती है। और हिमाचल की बात करें तो हिमाचल में तो जो सरकार है वही एम्प्लॉय बनाता है, कर्मचारी बनाते हैं। कर्मचारी आपने नाराज़ कर दिए, कैसे आओगे दोबारा? नहीं, कर्मचारियों को ओपीएस से तो कोई नाराज़गी नहीं है, बहुत लोग ओपीएस में आए हैं। सेंटर ने ओपीएस हमारे देने से नाराज़गी जाहिर की है, और उन्होंने 5-6 हज़ार करोड़ रुपए का कट हमारे बजट पे लगा दिया कि अगर आप ओपीएस दे सकते हैं तो आपको मदद की ज़रूरत नहीं है। तो सेंटर का अपना तौर तरीका है, क्योंकि वो कहीं भी ओपीएस नहीं दे रहे हैं, तो इसलिए जो है वो नहीं, अपने पास पैसे हैं इतने कि हम ओपीएस देकर कर्मचारियों को खुश कर ऐसा पाएं, ना, क्योंकि हर 5 में से एक आदमी तो वहाँ पे सरकारी है। चुनावी वायदा है, चुनावी वायदे तो पूरे करने चाहिए। मेरे को देखो, आपको बोलते हुए ये इसमें कोई वो नहीं है दिक्कत की
हमने जो वायदे किए हैं, चाहे हमने ओपीएस का वायदा किया है, चाहे हमने महिलाओं को पैसा देने की वायदा किया है, चाहे हमने 300 यूनिट बिजली का वायदा किया है, ये अल्टीमेटली इस साल में, जैसे मैंने आपको शुरू में कहा, ये वायदे हमें अमली जामा पहनाने पड़ेंगे। ये क्योंकि अमली जामा पहनाओगे, खजाना खाली कर जाओगे। नहीं, खजाना तो रोज़ जो है मैनेजमेंट से ही भरता है। तो ये चीज़ें जो हैं, ये हमारी क्रेडिबिलिटी के साथ जुड़ी हुई चीज़ें हैं। इनको हम कुछ देर तक बैक बर्नर पे ले जा सकते हैं, पीछे कर सकते हैं, लेकिन अल्टीमेटली लोग जो हैं इन बातों को लेके सवाल कर रहे हैं। हम देखते हैं, हमारे फेसबुक पे भी रोज़ाना लिखा हुआ होता है, और जो हमने उसमें बोला हुआ है उसके मीम्स बनाए जाते हैं, या बार बार उनको दिखाते हैं। जिसको सूट करता है वो दिखाएंगे। तो इसलिए जो वायदे हैं उनके ऊपर कैसे इम्प्लीमेंटेशन करनी है, वो तो हमें करना ही पड़ेगा। ये दो तीन चार बातें ऐसी हैं, जैसे अभी आपने चुनावों को लेके कहा कि जी आप अभी हार रहे हैं तो आगे को क्या होगा। नहीं, वो मैं इसलिए कह रहा हूँ मुकेश जी, क्योंकि अभी तो जो चुनाव हुए आपकी सत्ता में हैं, और ये छोटे चुनाव थे, पंचायत के, नगर निगम के, नगर निकाय के। इन चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के कोई भी स्टार लोग नहीं आए। वहाँ पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नहीं पहुँचे रैली करने के लिए। अमित शाह वहाँ पे आके कोई हिमाचल वासियों को कोई भरोसा नहीं देंगे कि आप हमें ले आओगे तो हम ये कर देंगे, और जनता पर इसका प्रभाव पड़ता है, आप नेता आप जानते हो। तो उसके बावजूद जो रिजल्ट्स आए हैं, वैसे तो आपने नहीं सोचे होंगे ना, मतलब क्या हाल हो गया सत्तासीन पार्टी का, तो इसके लिए जिम्मेदार कौन है? देखिए, ऐसा है ना, सरकारों में तो जिम्मेवारी जो है सामूहिक ही होती है। ठीक है, ये इशू आया है, ये हम भी मानते हैं कि इसमें बीजेपी 5-6 धड़ों में बटी हुई है। लीडरशिप का क्योस है। आपके साथ चक्रव्यूह करना बहुत मुश्किल है। कभी आप बोल देते हो कि सरकार का मतलब मुख्यमंत्री होता है, अब पूछूं तो अब सामूहिक होता है। नहीं, ऐसा है ना, कोई भी जब तक कोई गवर्नमेंट में है तो वो ये किसी भी गवर्नमेंट की किसी रिस्पॉन्सिबिलिटी से बरी तो हो नहीं सकता कि आपको मैं कहूँ कि जी ये सिर्फ मेरी कोई इसमें वो सरोकार नहीं है। जब मंत्रिमंडल एक तय है तो उसमें वो किसी का हिस्सा है या नहीं है, दे आर पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट। तो इसलिए ये जो हार हुई है, अब इसकी समीक्षा तो हो रही है। मैं अब आपको ये तो नहीं कह सकता कि हाँ हम धर्मशाला जीत गए, या हम मंडी जीत गए, या सोलन। हाँ ठीक है, 3 नगर निगम कांग्रेस पार्टी हारी है, ये कॉज ऑफ कंसर्न है, तो उसको देखा जा रहा है। मैंने आपको बताया, उसको सीरियसली देखते नहीं। मैं हरियाणा का एग्जांपल देता हूँ आपको। हरियाणा में तकरीबन हर सर्वे में हर आम व्यक्ति को लग रहा था कि इस बार कांग्रेस आएगी यहाँ पे, क्योंकि भाजपा का 10 साल का शासन हो चुका था, और 10 साल के बाद लग रहा था कि इस बार आ जाएगी। लेकिन वहाँ पे रोल अदा किया जिसकी अभी तक कोई रिपोर्ट नहीं आई, कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा साहब इतने ज़्यादा कॉन्फिडेंट हो गए कि यहाँ तो सरकार बन गई, और उन्होंने जिस तरीके से टिकटों का वितरण किया या करवाया, नहीं आई। तो वैसा ही हिमाचल में भी कुछ चल रहा है। देखिए, ऐसा ना, हमारी क्षमता का इम्तहान था जब हिमाचल प्रदेश में सरकार आनी थी। जब जयराम जी को सत्ता से हटाना था तो मैं लीडर ऑफ अपोजिशन था, तो मेरे ऊपर एक दायित्व था कि मैं किस ढंग से इस सरकार को जो है ऑस्ट करूँगा। मेरी पार्टी ने मेरे को एक काम एंथ्रस्ट किया था कि आपको लीडर ऑफ अपोजिशन बनाया है, इस सरकार को हटाना है। तो हमने हाई कमान की मदद से और उनके सारे सहयोग से और कार्यक्रम नीतियां बना के, तो हमने जो सरकार हटानी थी वो हटा दी। अब उसके बाद सरकार बन गई है, अब वो मुख्यमंत्री सरकार चला रहे हैं। अब उस सरकार को कैसे सस्टेन करवाना है, मोटे तौर पे ये मुख्यमंत्री जी के कार्यशैली पे और उनके कार्य संचालन पे और उनके नीतियों और कार्यक्रम पे डिपेंड करेगा। और वो जो है अब तय होगा, अब शुरुआत हो जाएगी दौर जो है इलेक्शन पॉइंट ऑफ व्यू से। वो जो निर्धारित करेंगे उसी पे एक फेट जो है पार्टी का डिपेंड करेगा। और जहाँ तक मेरा सवाल था, मैं इस बात से संतुष्ट हूँ कि जो दायित्व मुझे दिया गया था वो मैंने निभा दिया सरकार लाने का उस समय। और अब सरकार तो कैसे, अब सरकार बचाने का काम जो है वो मौजूदा
मुख्यमंत्री का है और उनको प्लान करना है। तो आप साथ देंगे उनका? बिल्कुल दे रहा हूँ मैं, तो बिल्कुल जो भी हमें जिम्मेवारी लगाई जाएगी है वो हम काम करेंगे। जब सरकार आने का समय था तो जाहिर है कि पहले हिमाचल में जैसे 6 टर्म्स की हम बात करें तो ये निश्चित होता था कि आला कमान महज घोषणा करेगी, मुख्यमंत्री तो वीरभद्र सिंह ही होंगे, चाहे उनका विरोध उस वक्त विद्या स्टोक्स करती हों, ठाकुर कौल सिंह करते हों या कोई भी एबीसी नेता करते हों। लेकिन वीरभद्र सिंह जी के जाने के बाद 3 नाम उभर के सामने आए कि उनकी जो विरासत है उनकी पत्नी को जाएगी, या वीरभद्र सिंह के आप काफ़ी करीबी थे, सबसे ज़्यादा करीबी थे, मैं तो यूँ कहूँगा कि आपको उनकी सपोर्ट मिल जाएगी प्रतिभा सिंह की और आप मुख्यमंत्री बन जाएंगे। सुखविंदर सिंह सुक्खू अलग धड़े से आते थे, वीरभद्र धड़े से नहीं थे, कभी वो सुखराम के साथ में रहे, कभी विद्या स्टोक्स के साथ में रहे। तो 5 साल के बाद सरकार तो आती ही है, तो ये अब 3 नेता क्या फिर से ये लाइन में खड़े होंगे? अगली बार चुनाव किस पे लड़ा जाएगा? और यही बीजेपी को लेकर मैं कहता हूँ, क्योंकि बीजेपी के पास अभी ठाकुर जयराम है, एक्स सीएम रहे, नड्डा साहब अब अध्यक्ष नहीं है, स्वास्थ्य मंत्री हैं, उनका भी बहुत इंटरेस्ट रहता है हिमाचल में, और अनुराग ठाकुर धूमल साहब के बेटे भी हैं और आजकल काफ़ी सक्रिय भी हैं। तो किसी चेहरे पे चुनाव लड़ा जाएगा? नहीं, देखिए, जहाँ तक हिमाचल का सवाल है, अगर आप पहले तो मैं कहूँगा डॉक्टर वाई.एस. परमार वो किसी एक की विपोती नहीं है, विरासत नहीं है। डॉक्टर वाई.एस. परमार हिमाचल निर्माता हैं और पूरे हिमाचल की पार्टियों के दलगत राजनीति से ऊपर उठ के उनका रुतबा रहा है और रहेगा हमेशा ही। तो वो तो वहाँ कोई विवाद नहीं है। जहाँ तक आप वीरभद्र सिंह की बात करते हैं, वीरभद्र सिंह हमारे नेता रहे हैं और हमारा मन में उनके प्रति बहुत श्रद्धा एवं सम्मान है। अब हालांकि आप जिस तरीके से क्वेश्चन पूछ रहे हैं, ठीक है, वीरभद्र सिंह जी की फैमिली जो है पॉलिटिक्स में है, प्रतिभा सिंह जी राजनीति में है, एमपी रही हैं, और हमारे विक्रमादित्य सिंह जी जो है मिनिस्टर हैं, उनके बेटे हैं। लेकिन अगर आप कहो कि वो परिवार के नेता थे, ऐसा नहीं है, वो पार्टी के नेता हैं और कांग्रेस पार्टी की विरासत है वीरभद्र सिंह, ये मैं आपको स्पष्ट बताना चाहता हूँ। और उनकी विरासत पे परिवार अधिकार नहीं, कोई ऐसा दावा नहीं किया जा सकता। हिमाचल वो पार्टी के नेता थे, उन्होंने पार्टी को 50 साल जो है ब्लड दिया और पार्टी को संचालित किया। इसलिए मेरा अपनी सोच है, बाकी कोई अपने अच्छा है, इसीलिए तो ये मंच है। हाँ, कोई उसके बारे में कुछ सोचता रहे, लेकिन मैं ये मानता हूँ और मेरा ये भी मानना है कि मौजूदा सरकार को, वो चाहे अगर आप कहते हैं कि जो आप कह रहे हैं कि सुक्खू जी का अलग धड़ा था, वो धड़ा होता है पार्टियों में, लेकिन नेता जो है वो पार्टी का है। तो वीरभद्र सिंह जी के नाम का दोहन करके जितना पार्टी को फ़ायदा लेना चाहिए, मेरा तो मानना है कि उनकी विरासत को संजो के रखना चाहिए, उनके नाम का दोहन पार्टी को करना चाहिए। राजनीति में लाने वाले भी वही थे, बिल्कुल। और आप उस वक्त उनके साथ में रहे जब अधिकतर लोगों ने उनका साथ छोड़ दिया था। नहीं, हम थ्रू आउट उनके साथ रहे, अंत तक हम उनके साथ थे, और हमारा ये मानना है कि वीरभद्र सिंह जी का आने वाले समय में जो सम्मान है और बढ़ेगा, जैसे डॉक्टर वाई.एस. परमार का सम्मान था, और हम वैसे ही वीरभद्र सिंह जी का सम्मान होना चाहिए और दलगत राजनीति से ऊपर उठ के होना चाहिए। और यही नहीं है, वो चाहे हमारे शांता कुमार जी हैं, चाहे प्रेम कुमार धूमल जी हैं, चाहे अब जयराम जी मुख्यमंत्री रहे, जो व्यक्ति हिमाचल प्रदेश का चीफ मिनिस्टर रहा है, उनको हम सम्मान की दृष्टि से देखते हैं। नहीं, ये बात तो हिमाचल में रहती है। अब जो आजकल के विषय हैं उस पर मैं आता हूँ। आर्थिक दृष्टि से हिमाचल कमज़ोर राज्य है, अपने आय के साधन नहीं हैं, जैसा आपने कहा थोड़े से ही हैं, लेकिन अब कुछ काम ऐसे हो रहे हैं कि उससे बदनामी मिल रही है। जैसे यहाँ से पंजाब से जो लोग जाते हैं महतपुर में, उनके ऊपर ग्रीन टैक्स लग जाएगा, टोल टैक्स अलग से लगता है, हिमाचल की एंट्री का अलग से लगता है। कितनी कमाई हो जाती है, क्योंकि अभी ये टैक्स लगाने के बाद अब निहंग सिंह जो हैं वो सड़क पर उतर आए थे, उन्होंने खालसा टैक्स लगाना शुरू कर दिया। पंजाब के लोग जो हैं हिमाचल से आने वाली गाड़ियों को अलग नज़र से देखते हैं। हमारे यहाँ पे जब हिमाचल में गाड़ी पंजाब नंबर की आती है
तो लगता है पता नहीं हम कहीं पाकिस्तान से तो नहीं आ गए। तो ये वाली जो घृणा वाली चीज़ें पैदा हो रही हैं, छोटी छोटी चीज़ों को लेकर उत्पात भी मचाते हैं वहाँ पे लोग जाके, उनको भी कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, और शायद उत्पात मचाने का कारण भी वो दिखाना चाहते हैं कि नहीं हम हैं हम। तो इससे कैसे निपटोगे? नहीं, हमारा देखो इसमें ऐसा है कि जहाँ तक इस सवाल की बात है, ये दो राज्यों को एमिकेबली बैठ के सेटल कर लेना चाहिए। ये सरहदों का सवाल है और हमारी सरहदें साझी हैं, हमारी रिश्तेदारी साझी है, हमारे बहुत से इंटरेस्ट साझे हैं। पंजाब से ही निकला है, हिमाचल भी, हाँ, तो इसमें जो है मुझे नहीं लगता कि इसमें सड़कों पे गाड़ियां रोकना या जो है या हिमाचल की भी बात है, मेरी ये राय रहेगी और हम देंगे भी, है कि मुख्यमंत्री जी और पंजाब के चीफ मिनिस्टर जो है हुई भी शायद बीच में बात भी हुई, जो उनको आपस में बातचीत करके ये मसले का एमिकेबल हल निकालना चाहिए। ये कोई आज नहीं लगा है ये पैसा, ये अभी तो सिर्फ उसमें थोड़ी बढ़ोतरी की थी, तो बढ़ोतरी भी 70 से 170, 70 से 130 ऐसा नहीं है, लेकिन वो पब्लिक में वो काफ़ी एयर हो गया था। नहीं तो जो है दोनों राज्य जो है जो इस बढ़ोतरी से जो पहले का स्टेटस था उसको बहाल करके जो है इसको अंत करना चाहिए और दोनों राज्यों में डिस्प्यूट नहीं होना चाहिए। तो आर्थिक स्थिति हमारी ऐसी है कि हम प्रतिभा सिंह का चलान काट देते हैं, जो इसकी अध्यक्षा रही है, 1500 रुपये का उनका चलान कट रहा है। एक हीटर वाला समाचार बड़ा हिट हुआ था कि कोई HRTC की बस में हीटर ले जा रहा है तो उसकी टिकट काट दी। नहीं देखिए, छोटी छोटी चीज़ें हैं, लेकिन नहीं देखिए ऐसा है कि जहाँ तक प्रतिभा सिंह जी के चलान की बात है, मैं समझता हूँ कि हालांकि हम वकीलों का भी सम्मान करते हैं, उनके अपने इश्यूज़ हैं कि ऐसा सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट जाते हैं तो और वो चाहते होंगे कि उनकी गाड़ियाँ सील्ड पोर्शन से होके गुजरें, ये इशू तो ये है। लेकिन उनको भी ये चाहिए था कि एक व्यक्ति वीरभद्र सिंह जिन्होंने 50 साल तक प्रदेश को रिप्रेजेंट किया, अगर उनकी वाइफ जो है वहाँ से निकल रही है और आज से नहीं पूरी लाइफ वहीं से निकलते हैं, उनको क्रॉस करना होता है। लेकिन इसमें तो आपकी सरकार की कमजोरी नज़र आती है ना, कि वकीलों के दबाव में आके पुलिस वाले चलान काट रहे हैं, तो आप वकीलों से डर गए। यहाँ पे पंजाब के लिए मैं कहूँगा कि जो सरकार है फिर वो निहंगों से डरी, यहाँ पे निहंग चलान काट रहे हैं। कल को आप किसी मोहल्ले में जाओगे या जैसे ऊना गए तो वहाँ पे ऊना वाले टैक्स उठा रहे हैं, कांगड़ा जाओगे कांगड़ा वाले उठा रहे हैं, शिमला के चौड़ा मैदान जाओगे तो वहाँ पे दुकानदार इकट्ठे हो जाएंगे कि हम चौड़ा मैदान टैक्स लेंगे। नहीं, पर मेरा ये मानना है कि अगर वीरभद्र सिंह जी की वाइफ जा रही है वहाँ से और वो सारी लाइफ जिन्होंने स्टेट के लिए दी है, तो थोड़ा सा उनके प्रति सम्मान रखना चाहिए था। और अगर इवन इफ अगर चलान के किसी ने चूक से काटा भी है तो ये चलान का जो है उनको पैसा उनका वापस लौटाना चाहिए। खैर पैसों से तो उनको क्या फर्क पड़ता है, वीरभद्र सिंह परिवार को 1500 रुपये से एक रिगार्ड होता है, लेकिन एक रिगार्ड होता है, एक रिस्पेक्ट होती है। लेकिन अभी क्या है कि जैसे सोशल मीडिया की बात करें तो जैसे ही ये चलान होते हैं, आपने 1500 रुपये महिलाओं को देने की घोषणा की थी ना, तो जो भी बाहर से टूरिस्ट जाते थे उसको पकड़ के उसका चलान हो जाता था 1500 रुपये का, तो फिर उसमें मजाक बनता था चलो एक बहन की पेंशन तो आई। उस लेवल पे हैं हम आर्थिक। चलो पॉलिटिक्स में तो लोग टिप्पणियां करते रहते हैं और कई तरह की बातें होती हैं, उस पर हम ना जाएं तो लेकिन ये ज़रूर है कि ये जो मसले हैं, चाहे ये पंजाब के बॉर्डर के साथ बॉर्डर जहाँ पे हैं वहाँ पे से गाड़ियों के निकलने का मसला है या वकीलों की गाड़ियाँ निकलने का मसला है, ये हल होने वाले इश्यूज़ हैं और मुझे लगता है ये हल हो जाएंगे कोई। लेकिन ठीक है, गर्माहट में 1-2 दिन निकल जाते हैं। तो जो इस वक्त आपको आपकी ट्रोल आर्मी देख रही है, और वो जाहिर है कि ये सबसे पॉपुलर कार्यक्रम है हमारा चक्रव्यूह, वो चक्रव्यूह भी देखेंगे, ट्रोलिंग तो इसमें भी आपकी होगी, तो ज़्यादा ट्रोलिंग ना हो तो उनको क्या कहना चाहेंगे आप? नहीं ट्रोल, और आपको क्यों ट्रोल कर रहे हैं? नहीं ट्रोल ऐसा ना, मैंने आपको बताया कि हम इस बात से घबराते नहीं हैं, जिसने जो करना है वो खुले दिल से करे, उसके दिल में ये ना रह जाए कि मैं ये भी कर सकता था।
तो इसलिए जिसने जो करना है करें, जिसको मेरे बारे में बोलना है, जिसको मेरे जो है या जो है मेरे परिवार के बारे में बोलना है, जो जिसको जो करना है, वो चाहे किसी भी पार्टी के या लोग हैं, मैं इससे बहुत ज़्यादा प्रभावित नहीं होता, क्योंकि मैंने आपको बताया ना, हमारा एजेंडा ही पॉजिटिव है। हम अपने एजेंडे पे लगे, जो हमने काम करना है वो हमने करना ही है। अब जैसे जो हम काम कर रहे हैं, जितने बड़े काम कर रहे हैं, हम एक मिनट भी ज़ाया नहीं होने देते हैं। हम अब कल बेंगलोर जा रहे थे, जाते वक्त हमने वो गाड़ियों का निरीक्षण किया। आज का एक हफ्ता 10 दिन में 300 गाड़ियाँ जो हैं रोड पे आ जाएंगी, इलेक्ट्रिक बसेस। आखिर हमने ला तो दी ना, 300 बसें इलेक्ट्रिक हमने ला दी। उससे पहले लोकल चलेंगे? हाँ, ये लोकल चलेंगी, जहाँ जहाँ जैसे ऊना में लोकल चल सकती हैं। अच्छा, उससे पहले वॉल्वो मंगाया था, उससे पहले 250 दूसरी बसें आई थी। अभी हम मिनी मिडी 200 गाड़ियाँ मंगा रहे हैं। हम अपने काम पे लगे हुए हैं। कोई आलोचकों ने तो आलोचना करनी है, उनका काम है कि जैसे कुछ जगह हैं जहाँ पे टूरिस्ट या जो लोकल लोग बहुत जाते हैं, जैसे उदाहरण के लिए हम कहें तो रोहतांग, वहाँ पे गाड़ियों का जो है ट्रैफिक मैनेज करना मुश्किल होता है। तो अभी कुछ मेरे को बाहर विदेश में जाने का मौका मिला था, तो गाड़ियों को वहीं पे एक जगह इकट्ठा करके वहाँ से बस में भेजते थे। तारा देवी की नहीं, वहाँ यहाँ पे अगर कुछ आप नहीं, शनिवार इतवार को जाते हैं तो इतनी लाइन लग जाती है, छोटी सी सड़क है। नहीं, वैसा ना, यहाँ पे हमारे टैक्सी यूनियंस वगैरह हैं, उनके भी अपने इंटरेस्ट हैं, जो चाहते हैं कि उनकी गाड़ियाँ चलें। तो लोकल लोगों को कैसे रोज़गार मिलता है। बाहर से जो आने वाली गाड़ी नहीं, बाहर की गाड़ियाँ वो तो एक जगह एक वन पॉइंट ऑफ टाइम पे पॉइंट पे रुकवा के जो है फिर आगे अपनी सर्विसेज देते हैं। तो अब ये परंपराएं चली हुई हैं, अब इसमें बहुत ज़्यादा दखल की गुंजाइश नहीं है। तो लेकिन ये है कि हिमाचल प्रदेश में टूरिज़्म पॉइंट ऑफ व्यू से अब प्रदेश का पहला जो है बड़ा एयरपोर्ट बन रहा है। अब धर्मशाला का जो हमारा एयरपोर्ट है, वो एयरपोर्ट की एक्सपेंशन हो रही है। तो उसमें लैंड एक्विजिशन लगभग 3500 करोड़ रुपए की हो गई है। कौन सा विमान उतर पाएगा? तो सारे उतरेंगे, जो भी वर्ल्ड क्लास विमान सारे उतर सकेंगे। तो उस पे काम हो रहा है। उतर जाएगा वहाँ? हाँ बिल्कुल। तो एक बड़ा काम जो है हिमाचल के नज़रिए से हो रहा है, कि नहीं तो हिमाचल के तीनों एयरपोर्ट जो है बड़े बड़े छोटे हैं। अब केंद्र सरकार ने पूरे देश में तो बनवा दिए, लेकिन जब हिमाचल की बारी आती है तो वो कहते हैं कि जी आप जो है खुद बनाओ, आप लैंड एक्विजिशन करके दो। आप भी कभी केंद्र के साथ राम राम कर लिया करो। नहीं, तो हम तो करते हैं, हम तो बार बार जाते हैं, बार बार बात करते हैं। हमारे को हम संघीय ढांचे में रहते हैं, सेंटर और स्टेट के अपने रिलेशन हैं। सेंटर से सेंटर से के साथ हमारे हक हकूक़ भी हैं। उसकी लड़ाई तो हमें प्यार से भी करनी है, संघर्ष से भी करनी है। तो इसलिए हमारा सैटेलाइट टाउन का भी प्लानिंग हो रही है शिमला के एक बद्दी के पास हो रही है, एक एरो सिटी की प्लान हो रहा है वो धर्मशाला के पास, और जुब्बड़हट्टी के आसपास वहाँ पे भी आसपास प्लान्स चल रही हैं। और ये लंबी अवधि प्रोजेक्ट्स हैं, लेकिन एयरपोर्ट का मुझे लगता है कि ये काम सिरे चढ़ जाएगा और उससे काफ़ी फ़र्क पड़ेगा। और हिमाचल प्रदेश में अब 5 स्टार के भी। जयराम जी ये तो नहीं बोल रहे कि इसको धर्मशाला में क्यों बना रहे हो, मंडी में बना लो? ऐसा जहाँ तक जयराम जी का सवाल है, उन्होंने भी कहा था मंडी में एयरपोर्ट बनाएंगे। अब बनाना तो 5 साल मिलते हैं, उसी में बनाना पड़ता है। जो आपको समय मिला उसमें आपने बना देना था। अब सारे 50,000 करोड़ रुपए का कोष आपके पास था, 5 साल आपके पास रहा, 2.5 लाख करोड़ रुपए का कोष आपने इस्तेमाल किया और बाकी भी मददें हुई। अगर करना था तो कर देना था। अब ये कहना कि जी मेरे से नहीं हुआ या जो है आप करो। अब जो नए लोग आए हैं वो अपने हिसाब से प्लान करेंगे। जब सत्ता बदलती है तो प्राथमिकताएं भी बदल जाती हैं। हमीरपुर और नादौन में भी काफ़ी विकास हो रहा है। नहीं, अच्छी बात है, कौन नहीं करता है जब उसको मौका मिलता है। अब जयराम जी ने अगर अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी से बाहर कुछ विकास किया होता तो हो सकता पावर में ही आ जाते दोबारा। 22 सीटें तो सराज में रहे। तो नहीं, तो उन्होंने काफ़ी पैसा जो है उधर को जो है शिफ्ट करने की कोशिश की। अब ब्यूरोक्रेसी जो होती है स्टेट की, वो तो जानती है कि भाई जो चालक है उसको हर बात पे राय देते हैं, ये आपके कॉन्स्टिट्यूंसी में जा सकता है पैसा।
हर हर मुख्यमंत्री को वो यही राय देते हैं, क्यों उनको अपनी नौकरी करनी है, वो उनको लगता है कि 5 साल निकालने हैं, अच्छे से निकल जाएं तो जिस भी हेड से पैसा आएगा जी इसमें से ऐसा वहाँ दिया जा सकता है। तो वो हर चीफ मिनिस्टर को अपने कब्जे में लेने के लिए ऐसी धारणाएं देते रहते हैं। तो इसलिए ये जो है किसी पॉलिटिशियन का कसूर नहीं है, ये अफसरशाही के तौर तरीके होते हैं कि कैसे हमने नेता को कैप्चर करना है तो वो करते हैं। अंत में आप नेटवर्क 18 के दर्शकों को कुछ कहना चाहेंगे? नहीं, न्यूज़ 18 का जो है काफ़ी अरसा से देश की राजनीति को मार्गदर्शन चल रहा है, और हिमाचल प्रदेश में को हालांकि अभी स्पेस कम मिल रहा था, हो सकता है कि अब बढ़ेगा कि इलेक्शन ईयर आए तो आप थोड़ा बढ़ा लें या लेकिन हमारी शुभकामनाएं हैं, आपके चैनल के साथ शुभकामनाएं हैं। आपसे हमारा आग्रह भी रहेगा कि आप जो है हिमाचल को, हिमाचलियत को जो है अपने चैनल में स्थान देंगे। और हमारे तो दिल में बसता है हिमाचल, और एक पहाड़ी प्रदेश है, एक देवभूमि है, और देवों का स्थान है, जहाँ मेले लगते हैं, जहाँ उत्सव होते हैं, जहाँ माता चिंतपूर्णी से लेके ज्वालामुखी, बाबा बालक, नैना देवी के जैसे बहुत बड़े जो है धार्मिक स्थल है, फिर दार्शनिक स्थल भी है टूरिज़म पॉइंट ऑफ व्यू से। तो उन सब को भी आप दिखाओ ताकि हिमाचल कहाँ कहाँ बसता है वो लोगों को पता लगे। बिल्कुल बिल्कुल, हमारी पूरी कोशिश रहेगी। और आप चक्रव्यूह में आए, हमारे खट्टे मीठे जितने भी सवालात थे आपने हमेशा की तरह उसके बेबाकी से जवाब दिए। कौन से सवालों के इन्होंने जवाब दिए और कौन से सवालात का जवाब देने से बचे, एक पत्रकार के तौर पर, एक बड़े नेता के तौर पर हमें ही गोल गोल घुमा गए, उल्टा चक्रव्यूह में फंसा गए। नहीं, हम अब इसका फैसला लाइफ के इस दौर में 25 साल एमएलए रहने के बाद अब हमें सवालों को डक करने की ज़रूरत नहीं है। मैं वही कह रहा हूं, अब हम हर सवाल का आप जैसे आप कह रहे थे ना, ब्यूरोक्रेसी सब जानती है, तो हमारा जो इस प्रोग्राम का अंत हम करते हैं कि पब्लिक है, पब्लिक सब जानती है, पब्लिक सब जानती है, और हम हर सवाल का बेबाकी से जवाब देने के पक्षधर हैं। हम नहीं चाहते कि पत्रकार ये कहें कि क्या सवाल हो सकते हैं। हम कहते हैं जो भी आपके जहन में है वो सवाल पूछो, हम हर सवाल का जवाब देंगे, क्योंकि हमारे पास छुपाने को कुछ नहीं है। हमारा जीवन एक खुली किताब है और हम पब्लिक के लिए हैं। हमें बहुत कुछ प्रदेश से मिला है, हमें बहुत कुछ पार्टी से मिला है। हम उनको यादों में समेट के जो है आगे बढ़ रहे हैं और हिमाचलियत को ज़िंदा रखने के लिए प्रयासरत हैं। जी, फिर पब्लिक के लिए आप हैं तो पब्लिक आपके लिए, हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। बहरहाल चक्रव्यूह को अब यहीं पर विराम देने का समय आ गया है, लेकिन आप कहीं मत जाइए, रिमोट को बिल्कुल हाथ मत लगाइए, क्योंकि हम यूं गए और यूं लौटे एक छोटे से ब्रेक के बाद। बने रहें हमारे साथ।